अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ फातिमा और आज हमारा एंजाइम्स का सेकंड और लास्ट लेक्चर है ये। ठीक है, जो हमारे पास आज का टॉपिक है एंजाइम्स में वो है एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ होता है इस तरह से, ये है सबस्ट्रेट, और इस साइड पे हमारे पास होता है एंजाइम। ठीक है, ओके। हमारे पास किस तरह से ये ग्राफ किस तरह से चलता है, इस तरह से ये पहले स्ट्रेट लाइन जाती है और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे ये लाइन बिल्कुल पैरेलल हो जाती है सबस्ट्रेट की जो है ना लाइन से। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास 100 पे जाके होता है। अब ये पॉइंट है ना, इसको कहते हैं जहाँ पे जाके हमारे पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, इसे कहते हैं वी मैक्सिमम। ठीक है, ये वी मैक्सिमम होता है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये जो पॉइंट होता है इसे वी मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम वी मैक्सिमम का हाफ ले लें, विच इज़ दिस, अगर हम हाफ ले लें तो ये जो पॉइंट है इसे के एम पॉइंट का के एम वैल्यू यहाँ पे इसकी होती है के एम वैल्यू। जो वी मैक्सिमम का हाफ है, लाइक हाफ ऑफ द वी मैक्सिमम इज के एम वैल्यू। ठीक है, हाफ ऑफ वी मैक्सिमम इज कॉल्ड के एम वैल्यू, इज के एम वैल्यू, के एम वैल्यू। अब ये जो के एम वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास एंजाइम की अफिनिटी से इन्वर्स रिलेशन होता है इसका, हम इसे इन्वर्स कह देंगे। यानी कि जितनी ज़्यादा के एम वैल्यू है उतनी ही कम हमारे पास अफिनिटी होती है एंजाइम की टू रिएक्ट, उतनी ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी, उतनी ही उसकी अफिनिटी होती है कि वो रिएक्ट कर सके। तो कि अगर हमारे पास के एम वैल्यू हाइयर है तो उसकी एंजाइम की अफिनिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर के एम वैल्यू कम है तो एंजाइम की अफिनिटी हाइयर होगी। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स में यही कुछ एमसीक्यूज होते हैं कि वी मैक्सिमम की वैल्यू पूछ लेते हैं, यहाँ उसका अफिनिटी का पूछ लेते हैं कि एंजाइम की अफिनिटी क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हम करने लगे हैं वो है मॉडल्स। सबसे पहले है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, इसमें सबसे इसे हमें प्रपोज किया था एमएल फिशर ने, एमएल फिशर किया, कब किया था, 1894 में। ठीक है, इसने कहा था कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक इसने हमें कहा था कि जो सबस्ट्रेट होता है, एक्टिव साइट जो होती है, कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो डायग्राम थी वो कुछ इस तरह से थी कि अगर मैं आपको समझाऊँ, ये देखें हमारे पास ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम हो गया, ये इसकी साइट है कैटालिटिक साइट, तो मैंने ये डायग्राम सारी बना ली है। ठीक है, तो जो ये साइट है इसको कहते हैं कैटालिटिक साइट, जो ऊपर वाली यहाँ पे ये जो साइट है, ठीक है, और जो ये साइट्स होती हैं ये वाली, इन्हें कहते हैं बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है, ये जो सबस्ट्रेट है वो आगे एंजाइम के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनता है इसे कहते हैं ईएस कम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, ये जो दो हमारे पास ये ऑब्टेन हुए हैं, यानी कि ऊपर से सबस्ट्रेट आगे से ऐसे हाफ हो जाता है जब ये, तो इसको कहते हैं ये प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब एक एक्टिव साइट जो होती है ना, एक्टिव साइट क्या है, यानी कि जो ये होते हैं इसके बाद जब ईएस कम्प्लेक्स बन जाता है तो कैटालिटिक साइट ही एक्टिव साइट बन जाती है, यानी कि कैटालिटिक साइट एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब जो एक एक्टिव साइट होती है उसमें हमारे पास फेडरल में लिखा हुआ है कि 3 to 12 अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें, 3 to
12 अमाइनो एसिड, और बलूचिस्तान की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग 2 to 12 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं के नियरेस्ट अगर आ रहा है तो आपने, अगर ये दोनों सेम आ गया तो आपने फेडरल को ही मतलब करना है, ओके। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, जिस तरह एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक के लिए होती है, हर लॉक को एक लॉक को डिफरेंट कीज़ नहीं ओपन कर सकते, एक ही की होती है हर लॉक के लिए। इसी तरह उसने कहा था कि हर जो एंजाइम होता है स्पेसिफिक होता है, कि वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में चेंज करता है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग एम एल फिशर का ये कहना था। इसने हमारे पास ये मॉडल दिया। इसने कहा कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है, ठीक है। उसने उसके बाद कहा कि एक्टिव साइट एज अ टेम्पलेट काम करती है। टेम्पलेट यानी कि वो एक सांचे के तौर पे काम कर रही है, वो सिर्फ एक ऐसा सांचा जिसपे दूसरा आके जो यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो उसके ऊपर एडजस्ट करता है, ठीक है, टेम्पलेट के तौर पर वर्क कर रही है, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे ये मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं था, इसे लेटेस्ट स्टडीज़ ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम ही हर सबस्ट्रेट के लिए कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं होता। तो ये इतना जो है ना अडॉप्टेबल नहीं था, इतना ये इसको वो नहीं मिला है, ठीक है। तो सपोर्ट नहीं किया गया इस मॉडल को इतना। तो ये लॉक एंड की मॉडल के था सारा। अगर मैं एक आपको एमसीक्यूज बताऊं तो वो बाज़ पूछ लेते हैं कि लॉक एंड की मॉडल में लॉक क्या है और सबस्ट्रेट क्या है। तो अक्सर मतलब यही सोचा जाता है कॉमनली कि भाई एंजाइम एज अ लॉक काम कर रहा होगा और सबस्ट्रेट एज अ की, लेकिन असल में ये नहीं होता, ठीक है। जो लॉक होता है हमारे पास, सबस्ट्रेट एज अ लॉक काम करता है, और जो एंजाइम होता है वो एज अ की काम करता है, ठीक है। ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉक एंड की मॉडल। उसके बाद हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसे प्रपोज किया था कोशलैंड ने। कब किया था? 1959 में, ठीक है। इसने कहा था, जैसे लॉक एंड की मॉडल में कहा था कि स्पेसिफिक एंजाइम ही स्पेसिफिक जो है ना सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, लेकिन इंड्यूस में ये कहा गया था कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम ही है जो मतलब कन्वर्ट करे एक सबस्ट्रेट को। उसने कहा था कि एंजाइम फ्लेक्सिबल होता है, वो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है एडजस्ट अपने आप को कर लेता है, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने अंदर चेंज, अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर ले, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर मैं इसको समझाऊँ आपको, तो ये एंजाइम का अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो अगर हम इनका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो एंजाइम है वो अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जो है ना चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, ये कहा था कोशलैंड ने, ठीक है। और ये मॉडल इसका थॉरली एक्सेप्टेड था, और ये इट इज़ ऑल अबाउट इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है, जो एक टर्म है आइसोजाइम। आइसोजाइम्स किन्हें कहा जाता है? टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक टाइप ऑफ रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म टू एंजाइम्स यानी कि दो वो एंजाइम्स, एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि दो ऐसे एंजाइम्स जो एक टाइप ऑफ रिएक्शन ही परफॉर्म कर रहे हैं, जो सेम रिएक्शन को जो है परफॉर्म करते हैं, उन्हें कहा जाता है आइसोजाइम, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास ग्लूकोज होता है, वो एटीपी की प्रेजेंस में एटीपी को यूटिलाइज करते हुए कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ठीक है। अब इस रिएक्शन को जो परफॉर्म करवाते हैं
वो होते हैं हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज इसको परफॉर्म करवाता है, ठीक है। लेकिन जब सिमिलर रिएक्शन लीवर में परफॉर्म होता है तो तब हमारे पास इसे परफॉर्म करवाता है ग्लूकोकाइनेज। काइनेज परफॉर्म करवाता है, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन यहाँ पे लीवर में जब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो वो ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में होता है। अदरवाइज हमारे पास जब ये रिएक्शन परफॉर्म होते हैं सेल में तो वो हेक्सोकाइनेज परफॉर्म करता है, ठीक है। अब जो हमारे पास एक एमसीक्यूज पूछा जाता है केएम के वैल्यू के लिहाज से, तो जो हेक्सोकाइनेज होता है ना, इसकी जो पीएच होती है ना, केएम वैल्यू होती है ना हेक्सोकाइनेज की, वो एज कंपेयर टू ग्लूकोकाइनेज लेस होती है, लेस केएम वैल्यू, ठीक है। यानी कि अगर केएम वैल्यू लेस है तो ग्लूकोकाइनेज की अफिनिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू हेक्सोकाइनेज की अफिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी केएम वैल्यू कम है। जिसकी केएम वैल्यू कम होती है उसकी अफिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। लीवर जो है ना वो ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करता है। लीवर को ग्लूकोज की स्टोरेज के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उसकी अफिनिटी लेस होनी चाहिए, इसलिए वो ग्लूकोकाइनेज यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो है पीएच। पीएच को कहा जाता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी, ठीक है, पीएच। अच्छा जी, अब जो अगर पीएच हमारे पास 7 है तो इसे न्यूट्रल कहा जाता है, कि जिन एंजाइम्स की जो पीएच 7 है वो न्यूट्रल एंजाइम्स है। अगर पीएच 7 हो तो न्यूट्रल होती है। अगर हमारे पास बिलो 7 है, बिलो 7 है तो इसका मतलब है एसिडिक हो गया, एसिडिक होते हैं। अगर 7 से ज़्यादा है, अबव है 7, ठीक है, तो इसे कहते हैं बेसिक, ठीक है। अब जो एसिडिक जो है ना, यानी कि अगर 7 से कम है पीएच तो यानी कि इनमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो पीएच हमारे पास एसिडिक है। जो हाइड्रोजन आयन है ना, अगर ये हमारे पास कम है, इनकी कंसेंट्रेशन कम है, तो जो हमारे पास पीएच है ना वो हमारे पास बेसिक होती है, ठीक है। अब हर एंजाइम की जो स्पेसिफिक पीएच है, हर एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक पीएच होती है, उस पीएच को कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच, पीएच, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है, ठीक है। अब बाज़ औक़ात हमारे पास अगर हमारे पास एमसीक्यूज आए कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन एंजाइम पीएच, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज है तो एंजाइम आयोनाइज हो जाएगी, लेकिन अगर एक्सट्रीमली उसकी पीएच को चेंज किया जा रहा है तो वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। तो डीनेचरेशन के लिए उसमें एक्सट्रीम चेंज है, अगर हमारे पास पीएच की एंजाइम है जिसकी 2 है विच इज़ बेसिक, ठीक है। अगर हमारे पास 2 से पीएच चले गई है 9 में चले गई है पीएच, यानी कि विच इज़ वेरी एसिडिक, तो हमारे पास जो है ना एंजाइम की एक्सट्रीम पीएच में चेंज आया है, तो इसका मतलब है एंजाइम डीनेचर हो गया है। लेकिन अगर हमारे पास 2 से पीएच हमारे पास 4 में चले गई है तो एक्स्ट्रा एंजाइम जो है ना सिर्फ आयोनाइज हुआ है, तो ये इसमें पीएच का थोड़ा सा ये था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे अब हम बात करेंगे। टेम्परेचर जी, तो ये जो टेम्परेचर है इसकी अगर हम बात करें तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिशन, ठीक है।
जितने ज़्यादा इंजाइम, यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई है तो यानी कि इंजाइम्स की काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो उनकी कोलिजन, यानी कि इंजाइम वर्क करेंगे एज अ फास्ट वर्किंग करेंगे, तो उनके दरम्यान इंजाइम और सबस्ट्रेट की जो दरम्यान कोलिजन होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर मीन्स हाई काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा ही कोलिजन। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ही ज़्यादा स्पीड से कोलिजन होगी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो अगर हम देखिए हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो इंजाइम है वो जो है ना स्टार्ट कर देगा डीजेनरेटिंग। ठीक है, डीजेनरेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इंजाइम डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे इंजाइम डी शेप हो जाता है? एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इंजाइम है वो डी शेप हो जाता है। ठीक है, अब हमारे बुक में एक लाइन लिखी हुई है जो अक्सर एमसीक्यूज बन जाती है, ये है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट इज डबल। ठीक है, कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है ना 10 डिग्री जब भी इंक्रीज होता है तो जो हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास इंसान का चैप्टर। ठीक है, ये टेम्परेचर भी अभी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो थोड़ा सा है वो भी मैं करवा देती हूँ। अब हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। अच्छा जी, तो इनहिबिशन एक वो फिनोमिना है जिसमें कुछ हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं जो इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता हमारे पास, फिर बनता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। इसमें ये होता है कि जो एक्टिव साइट होता है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, तो इस जो प्रोसेस को जिसमें इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, इसे कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, अगर आगे अगर हम इसकी अगर टाइप्स देखें तो टाइप्स में हमारे पास पहली जो टाइप है वो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ठीक है, अब इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स हैं ये वो इनहिबिटर्स हैं जो एक्टिव साइट्स की उन्हें कम्प्लीटली यानी कि ऑक्यूपाई करते हैं, जो इंसान का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि ये डैमेज करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं इंसान के जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको। ठीक है, इसके अलावा ये एक्टिव साइट्स को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, जो इसमें हमारे पास जो रिएक्शन पता किस तरह से होता है, ये एंजाइम है, ये इनहिबिटर इरिवर्सिबल इनहिबिटर, ये जो सबस्ट्रेट जब आपस में कंबाइन होते हैं हमारे पास बनाते हैं ई आई कम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनता है, और हमारे पास सबस्ट्रेट ऐसे ही मतलब अलग हो जाता है। जो सबस्ट्रेट तो रिएक्शन करता नहीं है क्योंकि इनहिबिटर उसकी जगह कर लेता है रिएक्शन। ठीक है, एज अ रिजल्ट हमारे पास नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, कोई कैटालिसिस नहीं होती। ये होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ठीक है, इसमें जो है ना अब दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करते। ये उनके जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स के दरमियान, उन्हें थोड़ा सा बस वीक कर देते हैं। जब वो वीक हो जाते हैं तो इससे ये होता है कि उनकी जो ये जो है ना उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं, कम्प्लीटली या पार्शली करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना ये हमारे पास क्या करते हैं, वीक करते हैं लिंकेजेस को बिटवीन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर।
मैंने आपको समझा दिया। अब ये न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ वीक करते हैं लिंकेजेस को, तो इनके अफेक्ट को न्यूट्रलाइज है, इन्हें जो कम्प्लीटली यानी कि थोड़ा सा कम करने के लिए इनके इफ़ेक्ट्स को ये क्या किया जाता है कि सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं। जब सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं इनको, तो इनका इफेक्ट जो है ना न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये लिंकेजेस जो वीक होते हैं वो नहीं होते फिर उतने वीक जितना ये करते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है ना, इनके आगे से दो हमारे पास टाइप्स हैं। एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और ये है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। इस तरह से अब जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ना, ये इनकी ब्लॉक कर देते हैं ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को कम्प्लीटली। इनका एक ग्राफ होता है, ग्राफ इस तरह से ये होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट हो गया, यहाँ पे एंजाइम्स हो गए साइड पे वाई एक्सिस के अराउंड। ये हमारे पास जो वी एस मैक्सिमम जो है ना, इस तरह से होता है वी मैक्सिमम ये, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जब ऐड हो जाता है, नॉर्मली हमारे पास ये ग्राफ चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया तो ये थोड़ा सा इस तरह से, ये थोड़ा सा आगे हो जाता है, ये ओरिजिन ओ जीरो से ना स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट जो है ना, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की वजह से थोड़ा सा ग्राफ टिल्ट हो गया और ये नॉर्मली हमारे पास जो है ना ये होता है, ठीक है। अब देखिए ये वी मैक्सिमम हो गया, इसका हाफ ये हो गया और ये इसका हाफ हो गया, यानी कि ये हमारे पास क्या करते हैं, Km वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स Km वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और अगर हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करें तो नॉर्मली हमारे पास जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर स्टार्ट तो यहाँ से होता है, लेकिन ये पहले ही हमारे पास जो है ना इनकी जो है ना ग्राफ ऐसे यूनिफॉर्म हो जाता है ये, ठीक है। तो ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। इनमें हमारे पास ये Km वैल्यू है ना, तो इनकी जो Km वैल्यू है वो डिस्टर्ब, यानी कि ये वी मैक्सिमम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। Km वैल्यू तो सेम है, इनकी वी मैक्सिमम यहाँ पे है, ठीक है। ये वी मैक्सिमम को डिस्टर्ब करते हैं, वी मैक्सिमम डिस्टर्ब होती है इनकी वजह से। इसकी वजह से Km वैल्यू, कम्पिटिटिव की वजह से Km वैल्यू, और जो हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव है उनकी वजह से हमारे पास वी मैक्सिमम डिस्टर्ब होती है, ठीक है। अब इनके जो कुछ MCQs है वो जो डिफरेंस में आते हैं MCQs वो मैं लिखवा दूँ। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं इनकी हमारे पास स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है विद द सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। और नॉन कम्पिटिटिव जो है ना, इनकी जो है ना सिमिलैरिटी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना सबस्ट्रेट के साथ compete कर सकते हैं विद सबस्ट्रेट, पर ये नहीं कर सकते, ठीक है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को सिलेक्ट करती है बाइंडिंग साइट, सिलेक्ट करते हैं इसको जो है ना बाइंडिंग साइट सिलेक्ट नहीं करती नॉन कम्पिटिटिव, ठीक है। अगर अब मैं इसकी नॉन कम्पिटिटिव की एग्जांपल्स लिखवाऊँ तो इसमें हमारे पास एग्जांपल में आएगा यूरिया, पेनिसिलिन, सिलिन, ठीक है। और अगर इसकी एग्जांपल लिखो तो इसमें मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, बी हाइड्रोजनेज एंजाइम, ये इस तरह से, ठीक है। ये एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। उसको कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट एंजाइम्स को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइम चैप्टर, ये ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, एंजाइम के चैप्टर में हमारे पास बुक पे हमारे पास जो है ना एंजाइम्स की पीएच का ऑप्टिमम जो पीएच है और उनकी जो एंजाइम्स उनके नाम लिखे हुए हैं वो आपने ज़रूर याद करना है। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं हमने से MCQ ज़रूर हर दफ़ा आते हैं। तो वो एक टेबल याद करना है एंजाइम्स और उनके पीएच का,
ठीक है। और इसके ये MCQs में डाल दूँगी MCQ शॉर्ट्स में, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर रेगुलर देखते भी हैं हमारी मेरी वीडियोस को, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें वीडियोस को। और बस अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर।